शादी के लिए बोला झूठ। साची का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता है। साची के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। साची पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया। साची ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साची पर गर्व है। साची ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे। इसलिए रिश्तेदार अब साची से थोड़ा जलने लगे। साची को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साची अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। साची को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफी कमाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वह अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़की की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़की की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है और जिसे पीछे पड़ा था। शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साची को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साची एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साची को अजीब लगता है, क्योंकि रचित न कुछ बोलता है और न ही उसके पास आता है। फिर साची ये पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी ओर मुड़ता है। साची उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है न? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साची बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब बात करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साची फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साची घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए। तो रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साची को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। साची ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साची तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साची के घर आती है। साची की माँ उन्हें बुरा भला कहती है। साची उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। और साची को पसंद करता है, इसलिए वो साची से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उनको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साची, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साची अभी भी गुस्से में है
वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो। समझे? साक्षी की बातें वो सुन रहा है। वो साक्षी को इशारों में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी के फोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओ। रचित उठकर साक्षी को हक करता है।